नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर और आज फिर लेकर उपस्थित हैं आपके सामने 15 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला को। इसमें हम लोग स्टैटिक जीके जो प्रश्न कहाँ से बनते हैं किसी को नहीं पता, उन प्रश्नों की हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आज क्लास संख्या 48 है, इसके पहले की 47 क्लासेस आपकी इसी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इस चीज़ को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ में आज का पूछा गया प्रश्न का उत्तर भी कमेंट में कीजिएगा। तो हम चलते हैं बिना देर के आज के पहले प्रश्न पर। हमारा पहला प्रश्न है, एंजियोस्पर्म के किस कुल से गन्ना संबंधित है? सोलानेसी कुल से, फैबेसी कुल से, लिलिएसी कुल से या फिर पोएसी या जिसे ग्रैमिनेसी कुल कहा जाता है इस कुल से। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में बताना है? तो यहाँ पे देखिए आपके गन्ना के बारे में चर्चा किया गया है, शुगरकेन के बारे में चर्चा किया गया है। मुख्यतः अगर बात करते हैं ये किस कुल से संबंधित, तो बेटा ये आपके पोएसी या ग्रैमिनेसी जो कुल है इससे संबंधित होता है। सामान्यतः अगर बात करते हैं तो ये एक घास कुल के नाम से जाना जाता है। कौन सा कुल? तो घास कुल के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें अगर बात करते हैं अन्य चीजों की, तो इसमें जो पोएसी कुल होता है इसमें गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सभी आते हैं। जिसमें कुल मिला के आप अगर देखेंगे तो एक ये गांठ पाई जाती है और बीच में खोखला पाया जाता है, वहां पे वो सब किस कुल में आते हैं? आपके इसी कुल के अंतर्गत आते हैं। इसे आपको याद रखना। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहा गया है? ब्रह्मचारिणी कहा गया है, अमाजु कहा गया है, विधवा कहा गया है या फिर कन्यादान कहा गया है? तो ऐसी कोई भी जो स्त्री होती थी ऋग्वेद में उसे हम अमाजु के नाम से जानते थे और ये आजीवन जो है क्या रहती थी? अविवाहित रहती थी। ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है। और साथ में अगर बात करते हैं तो ये सभी स्त्रियां अपने पिता के घर में ही रहकर शिक्षा ग्रहण करती थी और विवाह न करने का विकल्प चुनती थी। ये दीर्घकालीन मतलब ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद में ऐसी प्रथा या कहें ये भी ऑप्शन उपलब्ध था महिलाओं के लिए। अगर वहीं पे अगर बात करते हैं कि अगर शिक्षा और शास्त्रार्थ होता था उसमें अगर कोई निपुण जो है कन्या होती थी, स्त्री होती थी, महिला होती थी, तो उसे ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? ब्रह्मवादिनी के नाम से, जो शिक्षा में निपुण होती थी। तो यहाँ पे दोनों चीजें आपको याद रखनी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लंदन में स्थित है, जिनेवा में स्थित है, एम्स्टर्डम में स्थित है या फिर न्यूयॉर्क में स्थित है? तो यहाँ पे एम्स्टर्डम को आपको याद रखना है। यहीं पे ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका मुख्यालय स्थित है और ये कहाँ पे? तो ये नीदरलैंड नीदरलैंड यहाँ पर जो है इसका मुख्यालय स्थित है। अगर बात करते हैं इसे कब स्थापित किया गया, तो इसे आपका 1971 में स्थापित किया गया था और शांतिपूर्ण जो विरोध है या प्रत्यक्ष कार्रवाई है या फिर शोध है उसके जरिए जो जलवायु परिवर्तन है, वन की कटाई हो गया, परमाणु खतरे जैसे मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों से निपटने के लिए ग्रीन पीस इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार है, ईरानी पठार है, तिब्बत का पठार है या फिर मंगोलिया का पठार है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो तिब्बत का पठार है ये सबसे ऊंचा पठार आपका होता है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये तिब्बत के क्षेत्र में पाया जाता है और इसे विश्व की छत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तो विश्व की छत, विश्व की छत के नाम से इसे जानते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सेन वाज सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट किसकी पुस्तक है? सचिन तेंदुलकर की, शेन वॉर्न की, ब्रायन लारा की या फिर स्टीव वा की? तो इसे में याद रखना है जो शेन वॉर्न है इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा हुआ है। अच्छा, इनको अगर बात करते हैं इसका पब्लिकेशन कब हुआ था? इसे 2008 में पब्लिक किया गया था। उसमें वॉर्न के जो टेस्ट करियर है उसमें जो मतलब वो उनका अनुभव रहा है सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर प्रोफाइल के दौरान, वो ये चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इस चीज को मतलब बुक किसकी लिखी है ये जरूर याद रखिएगा, सेन वानी की। हम चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा प्रश्न,
भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? 61-62 में हुई थी, 65-66 में हुई थी, 70-71 में हुई थी या फिर 75-76 के मध्य हुई थी। तो यहाँ पे याद रखना है आपको 70 और 71 जो वर्ष था वित्तीय वर्ष, इसी में जो है पहली कृषि जनगणना का आयोजन किया गया था। यह जनगणना कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया गया था। तब से ये प्रत्येक 5 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। इस वर्ष से प्रत्येक 5 वर्ष पे। प्रत्येक प्रत्येक 5 वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्यापारियों के लिए हुआ है, आर्यों के लिए हुआ है, अनार्यों के लिए हुआ है या फिर कृषकों के लिए हुआ है? तो यहाँ पे जो अनार्य हुआ करते थे, उनके लिए जो है दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है। ये खासकर जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें मुख्यतः जो आर्य होते थे, जैसे शत्रु हो गए या अनाड़ी हो गए या मूल निवासी जो यहाँ के थे, उनके लिए इस शब्द का प्रयोग करते थे। इन्हें वेदों में अकर्मा भी कहा गया है, मतलब यज्ञ ना करने वाला, मतलब ये यज्ञ नहीं कर सकते थे। अन्य व्रत भी कहा गया है, मतलब जो व्रत नहीं कर सकते हैं। अमा अमानुष भी कहा गया है कि जो कि मानवता से रहित हैं या राक्षसी प्रवृत्ति के हैं। ये कई सारे नाम इनके लिए प्रयुक्त किए गए हैं। तो दस्यु मुख्यतः सबसे फेमस, तो इसे याद रखिएगा, अनार्यों के लिए किया गया था, जो आर्य नहीं होते थे उन्हें। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1969 में की गई, 75 में की गई, 79 में की गई या फिर 85 में की गई? तो इसे 1979 में जो है अंतरराष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन को जो है स्थापित किया गया। इसकी स्थापना मूल रूप से अगर बात करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय जो समुद्री उपग्रह संगठन है उसके रूप में हुई थी। इसका संचालन कब से स्टार्ट हुआ? यहाँ पे संचालन की बात कर रहा है। संचालन जिसका स्टार्ट होता है ये आपका 1982 में होता है। इस चीज को भी यहाँ पे आपको याद रखना। 1990 के दशक में इसका निजीकरण कर दिया गया और 1999 में इसे अंतर सरकारी नियामक के तौर पे गठित कर दिया गया। तो याद रखिएगा। चलते हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि एक व्यक्ति 5 केजी का सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा या अधिकतम होगा? तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने 5 केजी का जो है सूटकेस पकड़ा हुआ है। उसका कोई भी जो है आपका कहीं पर भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब विस्थापन नहीं हो रहा है। अगर विस्थापन नहीं होता है तो किए गए सूर्य कांट को हम क्या कहते हैं? शून्य कह देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है जो टोटल वर्क होगा ये शून्य हो जाएगा, क्योंकि मोमेंट शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। चलते हैं हम अपने अगले स्थान पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति किसी विषय पर मंत्रिपरिषद से विचार कराना चाहता है तो वह सूचना किसे देता है? मंत्रिपरिषद को देगा, लोकसभा को देगा, प्रधानमंत्री को देगा या फिर राज्यसभा को देगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना वो समस्त चीजें प्रधानमंत्री के माध्यम से ही कन्वर्सेशन करता है और प्रधानमंत्री ही बीच में एक कड़ी के तौर पे काम करता है। इसके लिए आपके संविधान में जो आर्टिकल का उल्लेख किया गया 78 किया गया, इसमें मुख्यतः 3 प्रधानमंत्री के कार्य दिए गए हैं। एक कार्य तो राष्ट्रपति से डायरेक्ट सभी चीजों का जो है सलाह मशवरा या सूचना देने के लिए। बाकी दूसरी जो आपका राष्ट्रपति चाहे अगर किसी टॉपिक पे तो उस टॉपिक के संदर्भ में ये स्व कर्तव्य रहता है। क्लियर? तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, किसी गैस के अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? आधा होता है, 2 गुना होता है, 3 गुना होता है या फिर बराबर होता है? देखिए गैस के अणुभार का उसका वाष्प घनत्व पूछ रहा है तो वो ये आपका 2 गुना हो जाता है। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना टोटल होता है। तो चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये बेटा आपके अथर्ववेद से संबंधित है। और जो गोपथ ब्राह्मण है मुख्य रूप से अगर बात करते हैं तो इसमें एकमात्र जो है अथर्ववेद का ब्राह्मण है। और यह ग्रंथ जो है अथर्ववेद के जो शौनक या पैंपलॉद शाखा है उससे संबंधित है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक पूर्व ब्राह्मण मतलब पूर्व भाग बांटा गया है और एक उत्तर ब्राह्मण जिसे उत्तर भाग कहा गया है। तो इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है गोपद ब्राह्मण। एक क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा पूर्व और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा आपका हो जाएगा उत्तर। ये 2 ब्राह्मण हो जाते हैं। अब किसके हैं? अथर्ववेद के एकमात्र आपका ये भी याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है,
मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1945 में, 1946 में, 1947 में या फिर 1950 में की गई? तो यहाँ पे मानकीकरण के लिए जो संस्थान है इसे 1947 में स्थापित किया गया, जिसे मुख्यतः आप सभी आईएसओ के नाम से जानते हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की स्थापना जो है, हमेशा ये चीज को याद रखना है कि कब की गई थी, तो 23 फरवरी 1947 को की गई। इसका मुख्यालय की अगर बात करते हैं कि मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो ये आपका जिनेवा, जिनेवा कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। यह मुख्यतः औद्योगिक है, तकनीकी है और वाणिज्यिक है, सभी तरह के मानकों को देने का कार्य करता है। हम चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न, कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? चिली में, पेरू में, इक्वाडोर में या फिर बोलीविया में है? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जो कोटोपैक्सी है ये आपके इक्वाडोर में स्थित है, और ये इक्वाडोर जो आपका दक्षिणी अमेरिका है उसमें स्थित है। और साथ में अगर बात करते हैं, ये इंडीज पर्वतमाला में स्थित है, प्रसिद्ध और सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? कोटोपैक्सी, जो लगभग अगर बात करते हैं कितनी ऊंचाई पर है, तो 5,897 मीटर ऊंचाई पर, और कैसी है, जो सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी के तौर पे जानते हैं। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉबर्ट हुक ने, लेeuwenhoek ने, पाश्चर ने या फिर डार्विन ने? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो एक कोश के जीव है इसका अध्ययन लेeuwenhoek के द्वारा किया गया था। और ये अगर बात करते हैं तो कब किया गया था, तो ये आपके 1670 के दशक में जो है विकसित सूक्ष्मदर्शी द्वारा करते हैं, जो तालाब का पानी है उसमें जीवित सूक्ष्म जीवों को देखा था। इसके पहले अगर बात करते हैं तो इसके पहले इसका कोई अध्ययन देखने को नहीं मिलता है, तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। हम पढ़ते हैं उस प्रश्न पर, जो प्रश्न आपको उत्तर में देना है कमेंट करके, और साथ में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने प्रश्न सही। किसके के केवल किसके प्रयोग के लिए भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? श्रम को, पूंजी को, भूमि को या फिर मशीन को? तो किसको के लिए जो है आपका ये जो है लगा आर्थिक लगान कहा जाता है, जो बताइएगा कमेंट करके। आप देख लेते कल जो हमने प्रश्न पूछा था कि पदार्थ का वह उत्तम कण जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन अस्तित्व की क्षमता हो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है या फिर इलेक्ट्रॉन कहलाता है? तो अगर देखिए वो क्या है, वो स्वयं मुक्त एक अस्तित्व के निर्माण कर सकता है, उसका स्वयं का अस्तित्व है, तो यहाँ पे उसे हम अणु के नाम से जानते हैं या उसे अणु कहा जाता है। इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना है। ये स्वतंत्र रूप में रह सकता है, इसीलिए ये आपके लिए खास हो जाता है। हम चलते हैं, देख लेते हैं कल हमारी क्लास किस चीज की रहेगी, तो ये आपकी स्टैटिक जीके रहेगी। इसी तरह से अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, जरूर जुड़िएगा। साथ में आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आपको कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर कोई डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जीएस स्टडी बाय संतोष सर के नाम से डाउट सेशन बना हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप